वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आज हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग फेसलेस वीडियो बना ही रहे हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट फेस वीडियो विद यू ऑल। तो आज ये जो क्वेश्चन है, ये जो वीडियो है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिट 2 इसमें हमने लिखा नहीं है, ये हमारा लिंग विद्यालय और समाज, ठीक है, जो कि हमारा कोर कोर्स 402 है, उसका यूनिट 2 है। इसमें हम अप्रॉक्स 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मे भी चांसेस है कि आपके एग्जाम में टच करें, क्योंकि मतलब ये जो यूनिट है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है। तो ऐसा गेस लगाया जा सकता है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और चीज़ है ये मेरे मन में कि जो हम लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल है, मतलब जो हम लोगों का टाइमिंग है, जो 3 आवर था उसे 1.5 घंटे कर दिया गया है। तो क्या होगा ना कि मे भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया जाए, लॉन्ग क्वेश्चन एक भी ना आए, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो 10 मार्क्स अकेले ले लेगा, जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है लैंगिक असमानता का अर्थ। इसका क्या अर्थ है? इससे पहले मैंने यूनिट 1 का एक और वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा, उसमें सभी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव, मतलब लिंग के आधार पर अगर हम महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, यही लैंगिक असमानता है। क्योंकि हमारे इंडिया में तो यही होता है, मेल और फीमेल के साथ भेदभाव किए जाते हैं। तो यही लिंग के आधार पर भेदभाव, यानी लिंग के आधार पर अगर कोई भी भेदभाव हो रहा है तो वही हमारे लिए क्या हो गया? लैंगिक असमानता। सेकेंड क्वेश्चन है, बालिका को समाज की महत्वपूर्ण कड़ी क्यों माना जाता है? क्यों लड़कियों को समाज की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका दर्जा क्यों दिया जा रहा है? पहले तो नहीं दिया जाता था, क्योंकि पहले जो सरकारें थी बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जो आज की सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं? महिलाओं पे, जो बालिकाएं हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो महिलाओं को, बालिका को समाज की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, क्योंकि जो बालिकाएं ही हैं जो बड़ी होकर क्या बनेंगी? माँ बनेंगी, बहन बनेंगी, पत्नी बनेंगी, है ना, ये बनकर अपने परिवार को चलाएंगी। क्योंकि जो अगर हम कहते हैं, ये तो सुने ही होंगे कि अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो पूरा परिवार शिक्षित हो रहा है। अगर एक महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित है, क्योंकि वही क्या करती है? परिवार को चलाती है। अगर महिला ही शिक्षित नहीं होगी तो परिवार भी शिक्षित नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बालिका जो है उसको समाज की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है, क्योंकि वही जो है बड़ी होकर किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन बनकर क्या करेगी? पूरे समाज को चलाएगी, और अगर पूरे परिवार को चलाएगी। अगर परिवार अच्छे से चल रहा है तो समाज भी अच्छे से चलेगा। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। डिस्कस कर लिया है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक असमानता के कारण बताइए। भारत में जो लैंगिक असमानता है उसके क्या क्या कारण है, ये हमें देखना है। तो इसका मुख्य कारण है पितृसत्तात्मकता व्यवस्था। अब आपको अगर पता नहीं है कि पितृसत्तात्मकता व्यवस्था क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे जाएं और इसे अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है? तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल टीचर है तो कोई भी इंसान एक नॉर्मल टीचर तो बन सकता है, लेकिन अच्छा शिक्षक बनने में उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि एक शिक्षक जो है उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों को केवल सिखाए ही ना, मतलब केवल रटाए ही ना, बल्कि उसे खुद करके सीखने में उसको ज़्यादा सहयोग दे, उसे हर चीज़ के लिए प्रोत्साहन दे। अगर वो कभी किसी चीज़ में गलती कर रहा है तो उसे समझाएं, ना कि उसे मारे पीटे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों को सिखाने की अलग तकनीक का प्रयोग। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हर बार अगर विद्यार्थी को कुछ सिखा रहा है तो अलग अलग तकनीक का प्रयोग करें। ये नहीं कि रोज़ एक ही टेक्निक का यूज़ करें, जिससे बच्चे भी क्या हो जाएंगे? थोड़े बोर हो जाएंगे। तो क्लास को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और बच्चों में इंटरेस्ट को जगाने के लिए टीचर को ये कोशिश करना चाहिए कि वो नए नए टेक्निक्स का यूज़ करे, जिससे बच्चे उससे सीखे भी और उसे सीखने में उसको मेहनत भी नहीं लगे। 4th है, ज़रूरत होने पर मदद। विद्यार्थी कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल में टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि खुद से करो। बहुत सारे टीचर हेल्प नहीं करते, लेकिन बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ रही है तो वो उस जगह पर जा कर के उनकी मदद करते हैं। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो तो खुद से कर नहीं सकते, वो कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अगर विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ रही है तो वो जाकर समय समय पर उनकी मदद करें। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना? तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमने
अभी तक 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये हमारा 5th क्वेश्चन है, समाज के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में क्या क्या दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे शिक्षा के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में क्या क्या दृष्टिगोचर होते हैं। तो शिक्षा का विस्तार हुआ है, सही बात है, शिक्षा का विस्तार हुआ है। पहले जो थी लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, अब देखिए लड़कियों को हर चीज़ में वो आगे हैं, यहाँ तक कि वो हर एक फील्ड में आगे हैं, लड़कों को कम्पीट भी कर रही हैं। तो शिक्षा हमारे क्षेत्र में जब से आया है तो हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट हमने लिया है कि पर्दा प्रथा में कमी। पहले लड़कियों में पल्लू लेने की परंपरा थी, अब क्या हो गया, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। दूसरा क्या है, दहेज प्रथा से राहत, है ना। जब से शिक्षित हुई हैं महिलाएं, जब से शिक्षित हुई हैं तब से उन्होंने क्या किया, दहेज को अगेंस्ट किया, उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठाई। तो ये चीज़ कब पॉसिबल हुआ, जब वो शिक्षित हुई, ठीक है। अब कन्या भ्रूण हत्या ये भी कम हो रहा है, तो ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब आप शिक्षित हो रहे हैं। तो शिक्षा आने से समाज में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने का अर्थ क्या है। शिक्षक होने का क्या अर्थ है, ये हमारे 3rd सेशनल में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि शिक्षक होने का क्या अर्थ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, शिक्षक कब है, शिक्षक का होना, शिक्षक बनना एक आम बात नहीं है। अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों को समझें, उसकी भावना को समझें, उससे प्रेम करें, उसकी हर एक परेशानी में उसकी सहायता करें। ये नहीं कि आप क्लास में आ रहे हैं, बच्चों को लेक्चर दिए, उनसे डीलिंग किए, हाँ बस क्लास खत्म, आपका काम सिर्फ होमवर्क देना और क्लास वर्क चेक करना, इसमें नहीं होना चाहिए। बल्कि उनकी भावनाओं के साथ आपका सम्मान भी होना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर कोई बच्चा मन बुद्धि बालक है तो उसकी भावना को समझना चाहिए, उसके हिसाब से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे अच्छे से समझें। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें आप बना करके लिख सकते हैं। तो चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसे अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। 7 और 8 क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने नहीं लिखा है क्योंकि हम इसे केवल समझा देंगे, आप उसे अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम आंसर लिखें वही आंसर आप लिखें तो ये तो चीटिंग हो गई ना। तो हमें क्या करना है, केवल समझना है और उसको समझ करके अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है, सहशिक्षा का महत्व, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन। मतलब को एजुकेशन का मतलब होता है जिसमें बालक और बालिकाएँ एक साथ पढ़ाई करती हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि हमारे भारत में परंपरागत व्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें महिलाओं को, मतलब जो बालिकाएं होती थी उनको स्कूल भेजने से लोग डरते थे कि अरे बालिका अगर स्कूल जाएगी, बालक बालिका एक साथ विद्यालय में पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा माहौल नहीं बनता था, बहुत ही नेगेटिव वाइब्स उनके मन में आते थे। लेकिन जो लोग जैसे जैसे शिक्षित होते गए उन्होंने सह शिक्षा को सपोर्ट किया। उनका ऐसा मानना था कि अगर बालक और बालिका एक साथ स्कूल जाएंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के साथ लैंगिक असमानता जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये कोशिश किया गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहशिक्षा को वैल्यू दें और महिलाओं को भी स्कूल में भेजें, बालिका को भी स्कूल में भेजें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर बालिकाएं स्कूल जा रही हैं तो विद्यालय का माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसमें बालिका अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो गर्ल्स है वो अपने आप को जहाँ भी जाए अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई समझे। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय। हमारे समाज में जो लैंगिक असमानता है, व्यापक है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम महिला सशक्तिकरण, इसे हम अपनाएंगे। अब महिला सशक्तिकरण क्या है ये भी मैंने अपने चैनल पे अच्छे से समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। और दूसरा जो है सहशिक्षा, अभी हमने बताया कि अगर सब स्कूल जाएंगे, अगर बॉय और गर्ल एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे को समझेंगे। जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो जो हमारे पास लैंगिक असमानता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो आई होप आपको इस शॉर्ट वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया हो कि आप जो भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और इफ़ यू वांट एनी हेल्प बाय मी, आई डेफिनेटली कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि हमारी भी जो ग्रुप है वो ज़्यादा हो और आप लोग का भी साथ मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हियर with me, that is Namrata Jaswant. Bye bye, have a good day.